अपने आप को, अपने वतन को। और मेरी चाहत है कि आप भी इस शपथ में मेरा साथ दें। जय हिंद। अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो मोर बहिनी रे भैया, अरे जागो रे जागो सबकी नाव खिवैया, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के। नमस्कार। इस चुनाव से हम अपने लिए एक नई लोकसभा, एक नई संसद चुनते हैं जो अगले 5 साल तक हमारे देश की दिशा और दशा तय करती है, नीतियां तय करती है, विकास के कार्यक्रम चलाती है। इस चुनाव में सबसे अहम भूमिका युवाओं की है। आज की चर्चा का हमारा विषय भी है लोकसभा चुनाव और युवा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री उमेश सिन्हा साहब और साथ में है वरिष्ठ पत्रकार श्री वीरेंद्र सक्सेना साहब। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। हमारे साथ युवा भी हैं, जो कुछ ऐसे युवा भी हैं जो पहली बार अपनी मताधिकार का प्रयोग करेंगे और कुछ ऐसे भी युवा हैं जिनकी जिज्ञासा है कि इस जनतंत्र का और इस चुनाव का महत्व क्या है और आदर्श आचार संहिता क्या है। इस तरह के ढेर सारे इनके पास सवाल हैं। लेकिन युवाओं का सवाल लेने के पहले सबसे पहले हम सिन्हा साहब से ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण का जो मतदान है वो बहुत जल्दी 10 तारीख को होने वाला है, तो आपने उसके लिए क्या तैयारी की है और उस पर थोड़ा सा आप युवाओं को बताना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और सभी की जिज्ञासा रहती है कि कैसे हम चुनाव कराते हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतदाता हैं। 13 करोड़ लगभग 60 लाख मतदाता हैं जो इस राष्ट्रीय महापर्व में, लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में भाग लेंगे और उनको अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने का मौका मिलेगा। और उसके साथ जब इतनी बड़ी संख्या में मतदाता हैं, 1,40,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है, लगभग 10 लाख हमारे पूरे मतदाता पूरी हमारी टीम लगती है, पोलिंग पार्टी जो हमारी ग्रास रूट लेवल से लेके अपेक्स लेवल तक लगती है, पूरी डिस्ट्रिक्ट मशीनरी जुटती है इसमें। एक भारी संख्या में केंद्रीय बल को तैनात किया जाता है और मोबाइल हमारे पुलिस टीम होती है, QRTs होती है, बैरियर चेक पोस्ट होते हैं। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका रोल चुनाव में, उसकी पूरी व्यवस्था करना है और एक शांतिपूर्ण माहौल बनाना है, एक आदर्श आचरण संहिता का पालन किया जाना है सभी कैंडिडेट्स के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो एक बड़ी तैयारी रहती है और उसके 6 महीने पहले से ये पूरी तैयारी चलती है कि हम किस तरह से मतदान के पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से कराएंगे। तो पूरी तैयारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश एक बहुत जागरूक प्रदेश है और हमारे मतदाता जागरूक है और सबसे जागरूक हमारे युवा मतदाता जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 3 करोड़ 60 लाख या 3.5 करोड़ के आसपास वोटर हैं। जी, यदि आप देखें युवा, यदि आप नए वोटर यदि माने जो कि 18 से 19 साल के हैं, जो पहली बार हमारे इस बार रजिस्टर हुए हैं वो 38 लाख है और यदि पिछले साल के भी यदि हम 54 लाख को उनको भी मान लें तो एक लगभग 1 करोड़ के संख्या में हमारे नए वोटर हैं जो बिल्कुल पहली बार लोकसभा में चुनाव डालेंगे। तो और अपने देश के नेतृत्व का चयन करेंगे, अपने प्रतिनिधि का चयन करेंगे। तो एक बड़ी भूमिका है यूथ की और यूथ बहुत ही उत्साह के साथ, उल्लास के साथ इसमें भाग लेता है और उनकी भूमिका केवल वोटर की नहीं है। मैं मानता हूं कि उनकी मेन जो भूमिका है वो मोटिवेटर के रूप में, एजुकेटर के रूप में। वीरेंद्र जी से जानना चाहेंगे कि युवाओं की जो मोटिवेटर के तौर पे भूमिका है और जो चुनाव में उनकी जो जागरूकता के लिए खास तौर पे युवा शक्ति का प्रयोग है, वो किस तरह से आप उसको देखते हैं? देखिए, जो लोग इस बार पहली बार वोट डालने जा रहे हैं उनके सामने थोड़ी सी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। उनके मन में जिज्ञासा होगी कि मैं कैसे वोट करूं, कैसे वोट ना करूं। तो उनको इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो वोट वो देने जा रहे हैं उससे जो सरकार बनने जा रही है वो देश के भविष्य को तय करेगी। यानी कि आप ही देश का भविष्य तय करने जा रहे हैं। जो सरकार आप अपनी वोट से बनाएंगे उससे जो है सरकार बनेगी। वो सरकार
आपके देश के विकास कार्यों के लिए, आपके कल्याण के लिए तमाम योजनाएं चलाएंगी, जिससे आपका कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा और आपकी छवि राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनेगी या बिगड़ेगी, जैसे भी ये सरकार बनेगी। जनता के द्वारा जनता की सरकार चुनी जाए, इसके लिए जो युवा की भूमिका है और जो जिज्ञासा है, सबसे पहले कौन सवाल करेगा? मेरा नाम फिजा खान है और मैं श्री महावीर प्रसाद महिला महाविद्यालय की स्टूडेंट हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं पहली दफा वोट दे रही हूँ, तो कैंडिडेट्स की इतनी जानकारी मुझे नहीं है, तो आप मुझे ये बताइए कि मैं क्या सोच के किसी भी कैंडिडेट को वोट दूं? देखिए, कैंडिडेट के बारे में प्रत्येक वोटर को जानना चाहिए और जो भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी से या निर्दलीय रूप से जो खड़े होते हैं उनका पूरा प्रोफाइल इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके कार्यालय में प्रदर्शित होता है, वेबसाइट में प्रदर्शित होता है, एफिडेविट के रूप में उनका पूरा स्टेटमेंट होता है और आपको सभी कैंडिडेट्स को एक बार देखना चाहिए, उनका प्रोफाइल देखना चाहिए और अपने बिना किसी प्रभाव में आए हुए, बिना किसी का कोई प्रलोभन लिए हुए अपने मन से जो भी आपको अच्छा कैंडिडेट लगता है उसे वोट करना चाहिए। आप यदि CEO uttarpradesh.nic.in पे यदि आप जाएं तो वहाँ पे आप कैंडिडेट के बारे में उनके एफिडेविट से जा सकती हैं। प्रत्येक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हैं, किस पार्टी से खड़े हैं और उनका अपना प्रोफाइल क्या है, ये सभी प्रदर्शित होता है। मैं आपसे पूछना था EVM मशीन के बारे में जानना चाहता था। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कहते हैं और इसके माध्यम से आप अपने कैंडिडेट को चुनते हैं चुनाव के दिन और उनमें EVM मशीन डिफरेंट पार्टीज के जो कैंडिडेट होते हैं उनको एक क्रम में, निर्धारित क्रम में उसको रखा जाता है और एक बैलेट पेपर में उसी क्रम में EVM मशीन में लगाया जाता है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में कितने स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? देखिए, 2 स्थानों से अधिकतम कोई भी कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर सकता है। सर, हम ये कहते हैं कि निर्वाचन कार्ड सबका बना होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के पास निर्वाचन कार्ड नहीं है तो क्या वह चुनाव लड़ सकता है? देखिए, निर्वाचन लड़ने के लिए जरूरी है कि वो उनका नाम वोटर लिस्ट में हो। नहीं, अगर हमारा वोटर कार्ड खो गया है और मेरा नाम वोटर लिस्ट में है तो क्या मैं वोट दे सकता हूं, मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता हूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो उसमें कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसा संभव है कि जिस समय आप वोट डालने जा रहे हो उस समय आपके पास न मिले और या कहीं पे खो गया हो, कहीं आपने रख दिया हो, तो वोटर लिस्ट में नाम यदि आपका है तो सबसे पहले आपको 5 दिन पहले एक पर्ची मिलती है जो फोटो युक्त पर्ची होती है और वो एक तरह से आपके लिए निमंत्रण है कि आप आइए और वोट डालिए। और पिछले 2012 चुनाव से भारत निर्वाचन आयोग ने इसको उत्तर प्रदेश में दिया था, बड़ा अच्छा इसका असर हुआ था। इस बार भी सभी वोटर्स को ये वोटर फोटो युक्त पर्ची मिलेगी। तो आपको आपके पास एक कार्ड है, एक फोटो युक्त पर्ची है उसके, लेकिन यदि किन्हीं कारण से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस दशा में भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप दिखा के वोटर लिस्ट में अपना जो नाम है, क्रम है, उसके बाद आप वोट डाल सकती हैं। मेरा नाम निधि तिवारी है, नवयुग डिग्री महाविद्यालय से। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतदाता सूची क्या होती है? तो बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि मतदाता सूची वो सूची होती है जिसमें मतदाताओं का नाम होता है। सबसे ज्यादा चर्चा इसी की होती है और पूरे समय चुनाव आयोग कुछ ना कुछ करता रहता है। ये लगातार ये इलेक्शन के पहले और प्रत्येक वर्ष ये काम चलता रहता है। इसके अंदर 2 फेज होते हैं। पहला फेज जिसको समरी रिवीजन कहते हैं वो 3 महीने चलता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, और 1 जनवरी को जो 18 वर्ष के हो जाते हैं उनका नाम दर्ज किया जाता है मतदाता सूची के रूप में। और जिनका नाम नहीं शामिल हो पाया उस दौरान, तो 1 जनवरी के बाद वो पीरियड होता है जिसको हम कंटिन्यूअस अपडेशन करते हैं और जिसमें 18 साल जिनका नाम छूट गया वो उसमें वोटर बन सकते हैं। लेकिन 1 जनवरी से लेकर जब तक इलेक्शन होगा, यदि उस बीच में यदि कोई वोटर 18 साल के होते हैं तो उनका नाम शामिल नहीं हो पाता। जैसे इस वर्ष 1 जनवरी से अब तक जो लोग 18 साल पूरे कर रहे होंगे उनका नाम शामिल नहीं होगा। 1 जनवरी 2014 से पहले जिन्होंने या उस दिन जिन्होंने 18 वर्ष पूरा कर लिया उनका नाम शामिल होगा और इससे मतदाता सूची बनती है और उसी सूची के आधार पर चुनाव होता है। ई चेन क्या होता है और निर्वाचन में इससे क्या लाभ होता है?
ई चेन देखिए, अभी एक नया कॉन्सेप्ट ये लॉन्च किया गया है मतदाता जागरूकता के माध्यम से। कैसे आपने देखा कि 2012 में बहुत यूथ ने मिलके, स्टूडेंट्स ने मिलके, एनएसएस वॉलंटियर्स ने मिलके एक बहुत बड़े बड़े ह्यूमन चेन बनाए थे और ह्यूमन चेन के माध्यम से एक जागरूकता का एक संदेश प्रदान किया था। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, ह्यूमन चेन बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं और अन्य अपने सांस्कृतिक या अन्य कार्यक्रमों से जागरूकता करते हैं। ई चेन का पर्पस ये है कि आप जो बिना लाइन ज़मीन पे बनाए हुए, आप इंटरनेट पे, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे आप एक ई चेन बना सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने प्रयास किया है कि आप अपना वोटर आईडी के साथ अपना फोटो खिंचाएं, उसमें एक संदेश अच्छा सा डालें और उसको एक वॉइस ऑफ वोटर्स के ऊपर उसको लॉगिन करके अपना मैसेज दे दें और वो चेन जो बनेगी वो सभी हमारे इनलाइटेंड वोटर्स की बनेगी, जागरूक मतदाताओं की बनेगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आज हम लोग किसी भी फील्ड या सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ की योग्यता जो है वो फिक्स है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं पॉलिटिक्स में, उनके लिए भी कोई योग्यता है ऐसा, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? उनकी योग्यता परखने का पूरा जिम्मा हम मतदाताओं के ऊपर है कि जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनमें से आप जो आपके सबसे अच्छे प्रतिनिधि आपको लगता है वो उनको चुने और उन मतदाता ही तय करते हैं कि कौन सबसे योग्य है प्रतिनिधि बनने के, कौन सरकार बनाएंगे, कौन सरकार में भागीदारी करेंगे। तो इसीलिए इसकी कोई योग्यता ऐसे तो निर्धारित नहीं है जैसे कि नौकरी में होती है, लेकिन मतदाता एक बहुत बड़े टेस्ट लेने वाले होते हैं और वो जिनको पास करते हैं वही कैंडिडेट हमारे प्रतिनिधि बनते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि सर नोटा क्या है और इसका क्या उपयोग है? देखिए, नोटा का फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव, या उसको हिंदी में कहें तो इनमें से कोई नहीं। तो ये लगातार कई वोटर्स ये हमेशा प्रश्न करते रहते थे कि हमारे मन का कोई पसंद का कैंडिडेट नहीं, हम किसको वोट डालें, हम क्यों जाएं पोलिंग स्टेशन पे। और इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी 2004 में एक संस्तुति की थी कि नोटा नाम का एक बटन रखा जाए और जो किसी कैंडिडेट को नहीं पसंद करना चाहते, वोट डालना चाहते हैं, तो वो उस पे बटन पे अपना बटन दबाएं और उनको वोट दें, इस ऑप्शन पे वोट डालें। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, उसमें उन्होंने नोटा बटन कहा कि जो भी आपके चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के या लोकसभा के, उन चुनाव में एक ऑप्शन रखा जाए नोटा का। तो जो सभी कैंडिडेट्स होंगे उनके सबसे लास्ट का अंतिम जो विकल्प होगा वो नोटा का विकल्प होगा। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि चुनाव आचार संहिता क्या है? चुनाव आचार संहिता देखिए, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं, कुछ आदर्श आचार संहिता कहते हैं। मुख्य इसकी जो संरचना हुई है या इसको बनाया गया है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के एक तरह से एक कोड ऑफ एथिक्स है जिसको बनाया गया और उसको ये बनाएगी कि एक चुनाव बेहतर माहौल देने के लिए और अवांछित कोई चीज़ न की जाए कैंडिडेट्स के द्वारा या पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो क्या क्या आदर्श होना चाहिए आचार, और उसी को कोडिफाई किया गया है जिसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न हो, सरकारी संसाधनों का कोई दुरुपयोग न करे या वाहनों का दुरुपयोग न करे, सरकारी जो परिसंपत्तियां उस पर कोई डिस्प्ले ना हो, पोस्टर आप देखते हैं सरकारी पोल, बिजली के खंभे हैं, टेलीफोन के खंभे हैं या सरकारी बिल्डिंग्स की दीवारें हैं या आपका अपना ही घर है, कोई जबरदस्ती पोस्टर न चिपका दे, बैनर न चिपका दे, झंडा न लगा दे। तो इसके लिए कि आप एक आचरण बनाया गया है, कोई बहुत ज्यादा पैसे का इस्तेमाल नहीं करे, कोई अपने संसाधनों का इस्तेमाल न करे, कोई पावर, सर शायद यही है इसका समान अवसर सभी को। वीरेंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्या कहना नहीं, ठीक है, इससे जो है एक तो सभी लोग चुनाव लड़ने में आसानी होती है। ऐसा है कि कुछ लोग बहुत पैसा खर्च करें, बहुत लोग कम पैसा खर्च करें, तो इसमें जो है कम मॉडल कोड में तो कम पैसे में अधिक जो कम पैसे वाले लोग हैं जिनके पास सुविधाएं संसाधन कम है वो भी चुनाव आसानी से लड़ सकते हैं। ये पूछना चाहूँगा कि यदि कोई छात्र छात्रावास में रहता है और वो वोट डालने घर नहीं जा सकता, तो वह क्या छात्रावास के पते पर अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकता है? बिल्कुल, आप किसी दीर्घकालिक कोर्स में यदि आप रजिस्टर्ड हैं और आप छात्रावास में ही रह रहे हैं और आपको मालूम है कि जब इलेक्शन होगा तो मैं यहीं रहूँगा
घर में इस हमारे स्कूल कॉलेज में, हमारे कॉलेज में छुट्टी नहीं होगी, तो आप अमूमन जहाँ पे भी रहते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट